Hello everyone, for today our topic is combination of cells. So why we combine our cells? Simply to get higher value of current. We combine our cells, and combination of cells we all know that it is known as battery. अगर मैं डिफरेंट सेल्स को कंबाइन कर रही हूँ तो मेरे पास वो क्या बन जाती है, एक बैटरी बन जाती है. अब सपोज मेरे पास एक सेल है, दिस इज सेल, ओके, एंड दिस इज बैटरी. सपोज मेरे पास एक सेल है और एक बैटरी है, तो विच वन विल प्रोवाइड मी दी मोर वैल्यू ऑफ करंट? ऑफ कोर्स बैटरी विल प्रोवाइड मी दी मोर वैल्यू ऑफ करंट. दैट्स व्हाई वी कंबाइन अवर cells. Okay, so there are basically two types of combination. First is series and second is parallel. And one more type of combination, if we mix both the combination. अगर हम दोनों combinations को mix कर देते हैं तो हमारे पास एक combination बनता है, that is mixed grouping. That is mixed grouping. So in this lecture we'll study these three combinations one by one. So let's start with series combination first. Series का combination मेरे पास कुछ इस तरह से होता है. देखो इसमें मैंने क्या किया है, एक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या किया है, कनेक्ट किया. अगर मेरे पास कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन है जिसमें I combine the negative terminal of one cell with positive terminal of the other cell, तो इस तरह के combinations को हम बोलते हैं series combinations. ओके, अब देखो ये मेरा फर्स्ट सेल है तो इसकी EMF मैंने कितनी ले ली, E1, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना ले लिया, R1. दिस इज माई सेकेंड सेल, इसका EMF मैंने कितना ले लिया, E2, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना ले लिया, R2. ओके, अब मुझे पता है करंट कैसे फ्लो करता है, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, है ना. तो ये रहा मेरा हायर पोटेंशियल, इधर से मेरा करंट क्या है, निकलेगा, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो यहाँ से मेरा करंट क्या करेगा, एंटर करेगा. ओके, ध्यान से देखो करंट हमेशा कैसे फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. अब ये सारा आपस में क्या है, सीरीज में कनेक्ट है. तो देखो यहाँ से मेरा करंट निकला तो अब कहाँ से पास आएगा, पॉजिटिव से निकला तो नेगेटिव से क्या हो रहा है, ये एंटर हो रहा है. ओके, तो ये मेरे करंट की क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी. अब अगर मैं इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट बनाना चाहती हूँ तो मैं कैसे बनाऊंगी, दिस इज माई E equivalent and this is my R equivalent. ओके, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया. अब आप देखो तो हमेशा सीरीज में हमारे पास, जब सीरीज कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे तो पोलैरिटी हमारे पास क्या रहती है, सेम रहती है. अब देखो मैंने इसे कैसे कंबाइन किया हुआ है, नेगेटिव टू पॉजिटिव. अगर आगे मैं कंबाइन करती हूँ तो कैसे करूँगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो सीरीज के केस में पोलैरिटी हमारे पास क्या रहती है, सेम रहती है. ओके, वन मोर थिंग, हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हमारे पास क्या होता है, सेम होता है. तो आप देखो करंट क्या सेम फ्लो नहीं कर रहा है, तो दोनों कंडीशंस हमारी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है. ओके, अब देखो मैंने यहाँ पे तीन टर्मिनल ले लिए. ये रहा मेरा टर्मिनल नंबर 1, दैट इज ए, दिस इज टर्मिनल B एंड दिस इज टर्मिनल C. ओके, इसके अराउंड मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VA. इसके अराउंड पोटेंशियल कितना होगा, VB, और इसके अराउंड पोटेंशियल कितना होगा, VC. ओके, अब अगर मैं VAB के बीच में, या आप कह लो अगर मैं AB के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो वो मेरे पास क्या होगी, VAB, है ना. और VAB को मैं क्या लिख सकती हूँ, VA माइनस VB, है ना. अब हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था,
डिराइव किया था रिलेशन किस किस के बीच में, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, ईएमएफ के बीच में और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में। तो कुछ इस तरह का रिलेशन आया था हमारे पास, दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस, है ना। तो इस रिलेशन को मैं डायरेक्टली अब कहाँ यूज करूंगी, यहाँ यूज करूंगी। तो देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, दिस इज E1, क्योंकि मेरे फर्स्ट सेल के अक्रॉस ईएमएफ कितनी है, E1 है ना, और करंट सीरीज में क्या रहता है, सेम, तो दिस इज I, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1, सो आई नेम दिस एज R1. सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. Okay, now if I want to find the potential difference between B and C, तो मैं उसको क्या लिख दूंगी, V, B, C. ओके, क्लियर है ना। पहले मैंने क्या किया, AB के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया। जब मैंने AB के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट किया तो मैंने उसको क्या लिख दिया, सिंपली VAB. ओके, तो मैं VAB को क्या लिख सकती हूँ, VA माइनस VB, है ना। डायरेक्ट फॉर्मूला पता है हमें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, ईएमएफ के और प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस के। तो ये सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। ये मैं किसके अक्रॉस अप्लाई कर रही हूँ, सेल फर्स्ट के अक्रॉस अप्लाई कर रही हूँ। तो ईएमएफ कितना है, E1, तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, E1, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, R1. अब मुझे पता है सीरीज के केस में करंट तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे करंट को मैंने क्या लिखा, सिंपली I लिखा. ओके, अब सिमिलरली मैं BC के अक्रॉस क्या करूँगी, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी. तो देखो VBC को मैं कैसे लिख सकती हूँ, VB माइनस VC. ठीक है, अब ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा, क्योंकि मैं अब इस टर्मिनल में कौन सा सेल लगा हुआ है, सेकेंड सेल लगा हुआ है, जिसकी ईएमएफ मेरे पास कितनी है, E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R2 है. तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, E2 माइनस I R2. तो ये मेरे पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2. ओके, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना चाहती हूँ A से C टर्मिनल के बीच में, तो मैं उसे कैसे लिख सकती हूँ, VAC, है ना. VAC को मैं कैसे लिख सकती हूँ, VA माइनस VC, है ना. अब मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, है ना. क्योंकि अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो VB तो मेरे पास माइनस VB तो मेरे पास प्लस VB से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और एट द एंड मेरे पास क्या बचेगा, VA माइनस VC, है ना, विच इज इक्वल्स टू VA माइनस VC एंड विच इज इक्वल्स टू VAC. अब मुझे इन दोनों की वैल्यू तो ऑलरेडी पता है. VA माइनस VB को मैंने क्या लिखा था, E1 माइनस IR1, तो मैंने यहाँ लिख लिया E1 माइनस IR1, और VB माइनस VC को मैंने क्या लिखा था, E2 माइनस IR2, दैट इज प्लस E2 माइनस IR2. ओके, अब अगर मैं इस इक्वेशन को कंबाइन करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, E1 प्लस E2, है ना. और अगर मैं इन दोनों I वाले इक्वेशन को लूँ तो I माइनस I मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, अंदर मेरे पास क्या रह गया, R1 प्लस R2. तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC. सेल के अक्रॉस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज TPD. ओके, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3. अब अगर मैं इस इक्विवेलेंट सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं तो कितना आएगा, BAC. अब यहाँ पे मेरे पास EMF क्या है, E इक्विवेलेंट, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, E इक्विवेलेंट. ओके, माइनस I इंटरनल रेजिस्टेंसेस R इक्विवेलेंट. तो इसके अक्रॉस मेरे पास ये इक्वेशन आ गई. अब मैं क्या करूँगी, इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी. जब मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करूँगी तो यहाँ से देखो E इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, E1 प्लस E2. तो E इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आ गया, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आ जाता है,
दैट इज R1 प्लस R2। ओके, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, ई इक्विवेलेंट की और आर इक्विवेलेंट की। अब आप इसे सिंपली भी याद रख सकते हो। देखो, जब हमारे पास ईएमएफ सेम पोलैरिटी में होते हैं तो हम सिंपली उसे कैसे लिखते हैं, E1 प्लस E2। और रेजिस्टेंस कैसे हैं, सीरीज में। सीरीज में हम रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, प्लस करते हैं सिंपली, दैट इज R1 प्लस R2। ओके, दिस वैल्यू ऑफ ई इक्विवेलेंट आई कैन राइट फॉर n नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो। देखो, अगर मैं यहाँ तो अभी मैंने 2 ही सेल्स लिए थे, अगर यहाँ पे मैं n सेल ले लूँ तो भी मैं ई इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू En। और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 अप टू Rn। सो ये दोनों इक्वेशन मेरे पास n नंबर ऑफ सेल्स के लिए भी मैं क्या कर सकती हूँ, अप्लाई कर सकती हूँ। ओके, वन मोर थिंग आप यही देख लो कि अगर मैं पोलैरिटी क्या कर दूँ, चेंज कर दूँ, लाइक मैंने इसमें क्या कर दी, पोलैरिटी चेंज कर दी। यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव टू नेगेटिव था, मैंने नेगेटिव टू पॉजिटिव कर दिया। ओके, दिस इज माई इंटरनल रेजिस्टेंस, दिस इज EMF E1, EMF E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R2। इस केस के लिए अगर मैं E इक्विवेलेंट लिखूंगी तो वो मेरे पास क्या आएगा, E1 माइनस E2। वाई, बिकॉज यहाँ पे पोलैरिटी मैंने क्या कर दी, रिवर्स कर दी। यहाँ पे तो मेरे पास पोलैरिटी क्या थी, सेम थी, तो मैंने EMF सिंपली क्या किया था, ऐड किया था। अब पोलैरिटी क्या है, रिवर्स हो गई। अब नेगेटिव नेगेटिव से क्या है, कनेक्ट है ना। तो अब ई इक्विवेलेंट क्या होगा, E1 माइनस E2। बट रेजिस्टेंस की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा, दैट इज R1 प्लस R2। ओके, बिकॉज हमें पता है सीरीज में रेजिस्टेंस को तो हम क्या करते हैं, सिंपली प्लस करते हैं, है ना। करंट हमारे पास क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। अगर करंट सेम है तो रेजिस्टेंस हमारा क्या है, सीरीज में है, और सीरीज में रेजिस्टेंस के लिए हम सिंपली उसको क्या करते हैं, एड अप करते हैं, दैट इज R1 प्लस R2। नाउ आई टेक दिस सर्किट। ओके, इस सर्किट में मैंने n नंबर ऑफ सेल्स को कैसे कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया। अब आप खुद देख लो, नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है, पॉजिटिव से। थ्रू आउट अप टू n सेल्स मेरे पास पोलैरिटी क्या है, सेम है। तो मतलब ये n सेल्स कैसे लगे हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। ओके, फिर मैंने इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब मुझे पता है कि करंट कैसे फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो ये करंट मेरे पास क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ओके, अब इस सर्किट के लिए अगर मैं टोटल EMF लिखना चाहती हूँ, टोटल EMF ऑफ सेल्स इन सीरीज, तो मेरे पास क्या आएगा, सम ऑफ ऑल द EMFs, है ना। मेरे सेल्स कैसे हैं, माय सेल्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि मेरे पास ये कैसे सेल्स हैं, सेम सेल्स हैं। सेम सेल्स है तो इनकी EMF क्या रहेगी, सबकी सेम रहेगी, और इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अब टोटल EMF अगर मैंने निकालना है सीरीज में तो वो मेरे पास क्या होगा, सम ऑफ ऑल EMFs, सम ऑफ ऑल EMFs ऑफ सेल विच इज इक्वल्स टू, सब सेम है तो E प्लस E अप टू n टर्म्स विच इज इक्वल्स टू n तक है। तो मेरे पास इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, n E, ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल EMF आ गया किसका, सेल्स का। ओके, कितने सेल्स हैं, n सेल्स का, मेरे पास ये क्या आ गया, टोटल EMF। सिमिलरली अगर मैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस लिखना चाहती हूँ, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स इन सीरीज। रिमेंबर, अभी मैं सिर्फ इस पार्ट का टोटल रेजिस्टेंस लिख रही हूँ, पूरे सर्किट का नहीं लिख रही। ओके, तो अगर मैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस लिखना चाहती हूँ सीरीज में, सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली प्लस करते हैं, आइडेंटिकल सेल्स हैं
रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो मैंने सिंपली क्या लिख दिया, R अप टू n टर्म्स which is equals to NR. Now if I write the total resistance for circuit, अब सर्किट में तो मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी है n सेल का और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, तो टोटल मेरे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा which is equals to NR plus R. Is it clear? Okay. Now if I want to calculate the value of current, तो current मेरे पास क्या होगा, that is equals to total EMF by total resistance. total EMF कितना है मेरे पास, my total EMF is NE, तो I write it here NE. टोटल रेजिस्टेंस कितना है मेरे पास, NR प्लस R, तो I write it as NR प्लस R. ये मेरे पास क्या आ गया, करंट अक्रॉस दिस सर्किट. ओके, ये हमने करंट की वैल्यू तो क्या कर ली, फाइंड आउट कर ली. अब हम इसके दो स्पेशल केसेस क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. सी, फर्स्ट केस क्या कहता है, देखो फर्स्ट केस कहता है कि अगर NR की वैल्यू दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कि अगर मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है. ओके, इन दैट केस अगर मैं इससे देखूं तो मेरे डिनोमिनेटर क्या है, NR प्लस R. अब मेरे पास NR की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा है, उसके कंपेयर में R मेरे पास क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है. तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, निगलेक्ट कर सकती हूँ. जब मैंने इसको निगलेक्ट किया तो मेरे पास क्या बचा, इंटरनल रेजिस्टेंस फॉर n सेल्स दैट इज NR. तो मैंने करंट को कैसे लिख दिया, I इज इक्वल्स टू NE, और ये डिनोमिनेटर पार्ट में अब मैं क्या लिखूंगी, NR. ओके, n से n मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया. तो करंट मेरे पास कितना बचा, EMF बाय R. अब I इज इक्वल्स टू E बाय R. अब अगर आप इसे ध्यान से देखो, ये मेरे पास क्या है, करंट है सिंगल सेल के अक्रॉस. तो ये कितनी गलत बात है. देखो मैंने तो कितने सेल्स कनेक्ट किए, n सेल कनेक्ट किए. किस लिए कनेक्ट किए, कि मुझे करंट की वैल्यू क्या मिले, ज़्यादा मिले. बट यहाँ तो करंट मुझे सिर्फ एक सिंगल सेल का मिल रहा है. ओके, तो जब भी सीरीज के केस में हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा ग्रेटर होती है, तो हम उस चीज़ को प्रेफर नहीं करते. ओके, अब सेकंड केस देखो. सेकंड केस है मेरे पास, अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा है कंपेयर विद दैट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस. ओके, तो अब मेरे डिनोमिनेटर क्या बनेगा, NR प्लस R. किसकी वैल्यू ज़्यादा है, एक्सटर्नल की. तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं. तो क्या बन गया मेरे पास R. अब अगर मैं करंट की वैल्यू लिखूं तो मेरे पास करंट क्या बनेगा, NE अपॉन R, क्योंकि NR तो मैंने क्या कर दिया, R के कंपेयर में निगलेक्ट कर दिया. तो देखो ये मेरे पास क्या बना, n टाइम्स करंट ऑफ सिंगल सेल. तो अब मुझे करंट क्या मिल रहा है, n टाइम्स इंक्रीज होके मिल रहा है. तो सीरीज के केस में हम ये वाला केस क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं. कौन सा केस, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है. इस केस में हमें क्या मिलता है, मैक्सिमम करंट मिलता है. तो इन सीरीज इफ वी वांट मैक्सिमम करंट, तो हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वेरी ग्रेटर होनी चाहिए एज कंपेयर टू दैट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल.